हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे मैग्नेटिज्म सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे किसी सर्कुलर रिंग या लूप की वजह से उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उधर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर एक हमारे पास सर्कुलर आर्क है उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इनसे रिलेटेड जो भी जेई मेन जेई एडवांस में सवाल बनते हैं हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रिंग और सर्कुलर लूप। तो अपने को एक रिंग दे रखी है, रिंग के सेंटर पे भाई हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का तरीका अपने पास क्या है, बायट-सेवर्ट लॉ। तो सबसे पहले बायट-सेवर्ट लॉ के लिए हमें चाहिए करंट एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, मान लो यहाँ पर एक करंट एलिमेंट ले लिया। करंट एलिमेंट क्या होता था अपना आईडीएल वेक्टर, इसी को तो करंट एलिमेंट बोलते थे, है ना। अब मेरे को ये बताओ, इस करंट एलिमेंट की वजह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे सी पे कितना है। ओके, तो उसे देखने के लिए पहले ये बताओ कि डीएल वेक्टर आईडीएल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल कितना हो जाएगा। आईडीएल वेक्टर और आर वेक्टर में तुम बोलोगे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो इस केस में हमारे पास क्या निकल के आया भाई, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर दैट इज जिसे हम थीटा बोलते थे, वो कितना हो गया अपना 90 डिग्री। तो भाई इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई आई आर स्क्वायर। यही तो अपना बायट-सेवर्ट लॉ है। ठीक है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, लेकिन इधर कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज रेडियस ऑफ दिस लूप। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, भाई ऐसे सारे करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को हम जोड़ देंगे, और वही जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। ओके, तो ये अपने पास क्या दे देगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल साइन 91 हो गया डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो जो कांस्टेंट है उन्हें मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या देगा तुम्हें, भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब इसकी छोटी छोटी लेंथ को हम जोड़ते जा रहे हैं। अगर इस लूप की छोटी छोटी लेंथ जोड़ेंगे तो वो इसका सर्कमफेरेंस बना देगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर। तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पे कितना निकल के आया, ये निकल के आया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में 2 पाई आर। 2 पाई से 4 कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना निकल के आ रहा है, ये अपने पास निकल के आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई, याद रखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है। अच्छा, अगर इसमें एन लूप्स होते, कितने लूप्स होते, अगर इसमें एन लूप्स होते, तो अभी हमने क्या माना कि इसमें ये जो रिंग है ये सिर्फ एक ही लूप से मिलके बनी है। अगर एन लूप्स होते तो एन लूप के केस में जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता वो बस एन से मल्टीप्लाई कर देता इसको, तो हो जाता एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई 2 आर। ओके, तो उस केस में कितना हो जाता मैग्नेटिक फील्ड, एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 आर। आज समझ में आ गई भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है। इस बार क्या है, पूरा सर्कल लिया है, सर्कल का एक टुकड़ा है, तो फिर से वही एक करंट एलिमेंट लिया। इस करंट एलिमेंट की वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो भाई इधर भी डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो सेम वैसा ही चलेगा जैसे हमने ऊपर किया है, आधी डेरिवेशन तो सेम ही रहेगी। क्या सेम रहेगा भाई, उसी को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है बस। एंगल बिटवीन डीएल एंड आर 90, डी भी निकाल लिया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सेंटर पे देखें वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबीसी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहले ही बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, सिर्फ डीएल बचेगा। इस केस में डीएल अपने को क्या देगा, इंटीग्रेशन डीएल, डीएल हमें देगा आर्क लेंथ। क्या देगा डीएल हमें, आर्क लेंथ। तो भाई इस वाली शेप में आर्क लेंथ लिखने की कोशिश करना। आर्क लेंथ को लेट से मैं एल बोल रहा हूँ, तो थीटा इज आर्क ओवर रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी, आर इंटू थीटा, और इंटीग्रेशन डीएल क्या दे रहा है अपने को, एल, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब आर्क के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। कितना निकल के आया भाई, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। एक चीज यहाँ पे तुम्हें याद रखनी है कि ये जो थीटा हमें पुट करना है ना, थीटा जो हम पुट करेंगे वो रेडियंस में पुट करेंगे, ना कि डिग्रीज में। आज समझ में आई। अच्छा, अगर कंप्लीट सर्कल होता तो तुम थीटा कितना बोलते हो उस केस में, उस केस में ये थीटा इसकी जगह 2 पाई आ जाता, 2 पाई से 4 पाई जाता और ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता दैट इज म्यू नॉट आई बाय
2r। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपना बड़ा काम का फॉर्मूला है। डिफरेंट लूप्स के लाइक एंगल अगर किसी के लिए 90 है, 60 है, 50 है, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड बता देता है कि उनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे? डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हमें फिंगर्स अपनी कर्ल करनी है, राइट हैंड की फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो भाई इसी वाले केस में अपनी फिंगर्स को तुम इस तरह से कर्ल करोगे, इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो तुम्हारा जो थंब होगा राइट हैंड का, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे, है ना। तो इस वाले केस में जो तुम्हारा थंब आएगा वो तुम्हारा ऐसे इनटू द प्लेन पॉइंट कर रहा होगा। ये जो थंब होगा किधर पॉइंट करेगा? इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट पे डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? इनटू द प्लेन हो जाएगी। इन द सेम अगर ऊपर वाले केस में देखें, इसमें तुम फिंगर्स को कुछ इस तरह से कर्ल करोगे, इस तरह से फिंगर करोगे तो थंब तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन पॉइंट करेगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन इधर आने वाला है। बात समझ गए? तो क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है तुम्हें अपनी किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। तो जो तुम्हारा थंब होगा वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बता देगा सेंटर पे किस डायरेक्शन में आने वाला है। बात समझ में आई भाई? अब छोटे मोटे केसेस है उनकी बात करते हैं। जैसे सेमी सर्कुलर के लिए निकालना है सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सेमी सर्कल के लिए हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? पाई हो जाएगा। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना आएगा? ये आएगा म्यू नॉट आई, थीटा कितना होगा इसके लिए? पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। मतलब सेमी सर्कल के केस में उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई बाय 4r। सर्कल के केस में कितना आता था भाई? म्यू नॉट आई बाय 2r। मतलब सेमी सर्कल क्या है? सर्कल का आधा पार्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो गया, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4r। दूसरा है अपने पास एक क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल में ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो अगर मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई थीटा, थीटा इज पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा क्वार्टर सर्कल के केस में? ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय कितना? 8r आ जाएगा। देख लो भाई, सेमी सर्कल का भी आधा हो गया। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, क्वार्टर सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाय 8r, सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4r, कंप्लीट सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2r। बात समझ में आ गई? अच्छा, डायरेक्शन भी बता दो। डायरेक्शन के लिए फिंगर को कर्ल करोगे करंट की डायरेक्शन में, तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा? इनटू द प्लेन पॉइंट करेगा। इस वाले केस में भी इनटू द प्लेन पॉइंट करेगा, है ना। नेक्स्ट अब हम आते हैं भाई प्रॉब्लम पे। थ्योरी हो गई, बस इतनी सी थ्योरी थी अभी तक। तो अभी एक्सिस वाला डेरिवेशन बचा है, बट उससे पहले हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो कि मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें बताना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो भाई पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा एक तो इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, एक बड़े वाले सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से। और देखो भाई, इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो स्ट्रेट वायर की वजह से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट वायर है और ये पी पॉइंट इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। सेम इस वाले वायर के लिए भी ये पी पॉइंट इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा किसका भाई? दोनों सेमी सर्कल्स का। सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले इस छोटे वाले की वजह से लिखें तो हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4r। डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देखोगे तो ये इनटू द प्लेन निकल के आने वाली है। अच्छा, बड़े वाले की वजह से कितना आ जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 4 इनटू इट्स रेडियस इज 2r। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी भी? इसकी डायरेक्शन आएगी आउट ऑफ द प्लेन अगर करके देखोगे तो, है ना। सी जो भी बड़ा वाला होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। तो बड़ा वाला कौन है? म्यू नॉट आई बाय 4r, और ये कितना है? म्यू नॉट आई बाय 8r। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले ही मैग्नेटिक फील्ड को क्या ले लूंगा? पॉजिटिव ले लूंगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना आएगा? ये आ जाएगा भाई म्यू नॉट आई बाय 4r माइनस म्यू नॉट आई बाय 8r, और इस पूरे की डायरेक्शन क्या रहेगी? डायरेक्शन रहेगी इनटू द प्लेन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा पी पॉइंट पे? ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 8r, डायरेक्शन क्या आएगी? इनटू द प्लेन। ओके, आया समझ? बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दो सेमी इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं, है ना, और एक सेमी सर्कुलर आर्क दे रखा है। हमें बताना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो भाई पहले तो हम क्या करते हैं, इनको नेमिंग कर देते हैं कि इस वाले सेमी इनफाइनाइट वायर को 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, और इसको सेक्शन 3 बोल रहा हूँ। तो जो नेट फील्ड होगा वो नेट फील्ड क्या होगा भाई? इट इज द वेक्टर सम ऑफ b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर प्लस b3 वेक्टर, है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें, वो कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। यहाँ पे डी का काम कौन कर रहा है? आर, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी पाम रूल के अकॉर्डिंग? तो तुम अपने थंब को पॉइंट करोगे किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। पाम को या फिंगर्स को पॉइंट करोगे पी पॉइंट की तरफ, तो पाम की जो पुश की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है निकल के, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। ओके, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से अगर हम देखें वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r,
और राइट हैंड रूल से फिंगर्स को कर्ल करोगे अगर करंट की डायरेक्शन में, तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन आएगी। सेम अगर थर्ड वाले वायर की वजह से देखें, जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी की जगह आएगा आर, और डायरेक्शन अगर तुम चेक करने जाओगे वो आएगी आउट ऑफ द प्लेन। मतलब तीनों की ही डायरेक्शन सेम है तो तीनों ही क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये मैंने कॉमन ले लिया। टोटल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 2 प्लस पाई, और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा अपना आउट ऑफ द प्लेन। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व भाई, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्या दे रखा है, फिर से वही पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो हम देखो इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से देखें तो पी पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इसकी एक्सिस पे आ गया। सेम इस वाले वायर की वजह से भी पी पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि पी पॉइंट इसकी एक्सिस पर भी आ चुका है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, सिर्फ इस सर्कुलर आर्क की वजह से आएगा। और ये सर्कुलर आर्क का एंगल तुम्हें कितना दे रखा है, इसका एंगल हमें दे रखा है भाई 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3। तो इसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इट इज म्यू नॉट आई थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड सम रूल से देखोगे तो डायरेक्शन आएगी तुम्हारी इनटू द प्लेन। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 12 आर, और अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो इनटू द प्लेन, और या फिर तुम बोल सकते हो माइनस के कैप डायरेक्शन। ठीक है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर भी वही सेम काम करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ओके, तो देखो सबसे पहले तो इस स्ट्रेट वायर के लिए ये वाला पी पॉइंट इसकी एक्सिस पे आ रहा है, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। इस वाले स्ट्रेट वायर के लिए भी पी वाला पॉइंट इसकी एक्सिस पे आ गया, मतलब इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0। तो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड अगेन इस सर्कुलर आर्क की वजह से होगी। और इस सर्कुलर आर्क का एंगल कितना है, इस बार ये जो अपना एंगल है ये है 270 डिग्री। 270 की वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई बाय 2। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं पी पॉइंट पे बोलूँ तो हो जाएगा म्यू नॉट आई थीटा, थीटा इज 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना आने वाला है अपने पास, ये आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8 आर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी इसकी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस पेपर और स्क्रीन। समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर से सेम टाइप का ही सवाल है बट थोड़ा सा चेंज है। इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से पी पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, है ना, बट इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से होगा, क्योंकि पी पॉइंट इसकी एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है। ओके, तो अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक तो इस ये जो सर्कुलर आर्क है इसकी वजह से कितना आएगा, जितना ऊपर अपन ने ड्राइव किया है 3 म्यू नॉट आई बाय 8 आर, और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी आउट ऑफ द प्लेन, है ना। प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस सेमी इनफाइनाइट वायर, मान लो ये वाला वायर है, इसको एज इट इज मान लो, ऐसे मान लो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट वायर मान लिया। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, तो 4 पाई आर। इसकी वजह से डायरेक्शन देखोगे पाम रूल लगा के, तो वो तुम्हारे पास निकल के आएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा भाई, काम करते हैं इसमें से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर बाहर ही ले लेते हैं। तो रोल मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस का 1, डायरेक्शन क्या होगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। नेक्स्ट देखो भाई, इस प्रॉब्लम में हमें बताना है कि पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस बार क्या है कि वायर अलग अलग प्लेन में दे रखे, तो एक बढ़िया सवाल बन जाता है। इसीलिए जेई मेन में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और नीट में भी पूछा जा चुका है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे भाई। मैं क्या करूंगा, इसको इधर से देखने की कोशिश करूंगा, इधर से देखने की कोशिश करूंगा तो इट्स लाइक मेरे को लगेगा करंट इधर से अंदर की तरफ जा रहा है, इधर से करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। ओके, तो इसका एक बार मैं 2D व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसका 2D व्यू होगा, अगर तुम देखोगे, है ना। यहाँ पे तुम्हें नजर आएगा कि यहाँ पे जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है भाई, अंदर की तरफ, यही वाला करंट है ना, करंट बनाया, मैग्नेटिक फील्ड मत समझ लेना उसको। और इस वाले एंड से लगेगा करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले एंड पे करंट कैसे बनाऊंगा, ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ करंट बनाऊंगा। बात समझ में आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे को पी पॉइंट पे लिखना है, एक तो होगा इन सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, पहले सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी की जगह कौन काम करेगा, आर। ओके, पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम अपने थंब को इनटू द स्क्रीन पॉइंट करोगे और अपनी फिंगर्स को पी पॉइंट की तरफ पॉइंट करोगे, तो तुम्हारे जो पाम की पुश की डायरेक्शन निकल के आएगी वो निकल के आएगी माइनस जे कैप डायरेक्शन में, या माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। ओके, सिमिलरली अगर तुम अपनी थंब को आउट ऑफ द स्क्रीन पॉइंट करते हो और अपनी फिंगर्स को पॉइंट करते हो पी पॉइंट की तरफ, तो अगेन तुम्हारे पास पाम के पुश की डायरेक्शन माइनस वाई में निकल के आएगी। मतलब दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, माइनस वाई में।
अच्छा, इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से फिंगर्स अगर इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो जो तुम्हारा थंब है वो इनटू द स्क्रीन पॉइंट करेगा। मतलब जो इस सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस के कैप के अलोंग है। ओके, तो लिख लेते हैं सेमी इनफाइनाइट की वायर्स की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इन जे कैप डायरेक्शन, और दूसरी वाले की वजह से भी सेम है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डायरेक्शन माइनस जे कैप, प्लस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से होगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर, और डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है इसकी, के कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया, तो ओवरऑल मेरे पास ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ से बन जाएगा अपने पास -2 जे कैप और माइनस पाई के कैप। ये अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पी पॉइंट पे। बात समझ में आई भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो भाई, ओम सिंबल की तरह है। ओम का सिंबल देखा है ना, रेजिस्टेंस वाला ओम, OHM। ओके, तो देखो इधर हमें बताना है सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखो सी पॉइंट पे एक तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से होगी मैग्नेटिक फील्ड, एक इस वाले सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से होगी, और ये एक सर्कुलर लूप की वजह से होगी। ये जो गैप है ना, ये छोटा सा गैप है, ये गैप बहुत कम है, सच दैट ये पूरा सर्कल बन रहा है, इस तरह से समझ लो। ओके, तो सी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं पहले सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। डायरेक्शन देखोगे पाम रूल से वो तुम्हारे पास निकल के आएगी आउट ऑफ द स्क्रीन। दूसरे वाले की वजह से भी पी सी पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, डायरेक्शन आउट ऑफ द स्क्रीन, है ना। और सेमी सर्कुलर या सर्कल की वजह से कितना आएगा, सर्कल की वजह से आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर, और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा इनटू द प्लेन, है ना। ओवरऑल क्या करेंगे, तो यहाँ से ये आ रहा है अपने पास म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, डायरेक्शन क्या है इसकी, आउट ऑफ द प्लेन, प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 आर, जो भी बड़ा लग रहा है इन दोनों में से मैग्नीट्यूड, उसी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। मतलब क्रॉस वाली डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव। तो रोल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा पाई -1, डायरेक्शन क्या रहेगी तुम्हारे पास, इनटू द प्लेन। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर क्या है, ये दो क्वेश्चन है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, दिस इज पार्ट ए एंड दिस वन इज पार्ट बी। दोनों को खुद से सॉल्व करना है, ये होमवर्क प्रॉब्लम है ना। और कमेंट में बता देना जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, जो भी सही आंसर आएगा मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, फाइंड एक्स इफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज 0। ए क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अच्छा, यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पे 0 है, इट मीन समझ में आता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से रहा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की वजह से रहा होगा, है ना। और दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। वो तुम चेक भी कर सकते हो यूजिंग पाम रूल एंड राइट हैंड रूल। ओके, तो वायर की वजह से ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 आर, लेकिन करंट कितना है इसमें, 2 आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई, 2 पाई एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है भाई, आर अपॉन 2 पाई। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, क्या ही डिफिकल्ट था भाई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में काउंट होता है, ये एक फिजिट स्पिनर टाइप है और हमें बताना है सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो कोई महाभारत नहीं है इसको करना, ये भी इजी है बट अच्छे से समझो। इसको क्या किया है हमने, अगर हम देखें इस तरह से इनको मिलाएं, ये एक सेक्टर बना, इस तरह से अपने पास टोटल कितने सेक्टर बन जाएंगे, टोटल 8 सेक्टर बन जाएंगे। मतलब इस सर्कल को हमने 8 टुकड़ों में काट दिया, तो एक सेक्टर का एंगल कितना बनेगा, एक सेक्टर का एंगल अगर मैं देखूं थीटा, वो बनेगा 360, और कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 8 पार्ट में, तो ये तुम्हारे पास आएगा 45 डिग्री, दैट इज पाई बाय 4। तो एक आर्क देखूं, या तो ये वाला आर्क पकड़ दूं या ये आर्क पकड़ लूं, इस एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बी एट सी एक आर्क की वजह से, बी आर्क लिख लेता हूं इसको, है ना। तो ये अपने पास आएगा म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, कितना आ जाएगा, 4 पाई आर। तो ये ओवरऑल आ जाएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 16 आर, है ना। अच्छा, अब देखो क्या इन स्ट्रेट वाले सेक्शंस का ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रेट वाले जो वायर है इनका मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट सी पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि सी पॉइंट इनके लिए क्या है, एक एक्सियल पॉइंट है, इनकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। सी पॉइंट पर इस स्ट्रेट वायर्स का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि सी पॉइंट इनकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, एक तो ये जो 4 बड़े वाले आर्क है इनकी वजह से, और एक होगा ये 4 छोटे वाले जो आर्क है इनकी वजह से, है ना। और सबकी वजह से डायरेक्शन अगर तुम देखोगे तो आउट ऑफ द प्लेन ही आ रही है। मतलब सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा 4 छोटे वाले आर्क का, 4 छोटे वाला आर्क का होगा म्यू नॉट आई बाय 16 इंटू R1, डायरेक्शन आउट ऑफ द स्क्रीन, प्लस 4 होगा बड़े वाले आर्क का म्यू नॉट आई बाय 16 इंटू
r2, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे कितना निकल के आ रहा है, दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से फिर अंदर मिलेगा तुम्हें 1/r1 प्लस 1/r2, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउट ऑफ दिस स्क्रीन आ जाएगी। हो गया प्रॉब्लम। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे कठिन नहीं है, बस बहुत ही सिंपल तरीके से तुम्हें करना आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मत कर देना बस चीजों को। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये भी इजी प्रॉब्लम है, दो आर्क है, एक बड़ा आर्क एक छोटा आर्क, तुम्हें बताना है सी पॉइंट पे फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले एंगल सीख लो भाई, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2π माइनस π/3, डेट इज ये वाला एंगल होगा π/3। तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड देखूं, एक तो ये जो सर्कल सा तुम्हें लग रहा है, कौन सा, अंदर वाला जो सर्कल नजर आ रहा है, सर्कल टाइप्स है ना, इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से होगा म्यू नॉट आई थीटा, थीटा कितना होगा 5π/3 डिवाइडेड बाय 4πr, और डायरेक्शन देखोगे तो इनटू द प्लेन, प्लस बड़ा वाला जो आर्क है, कौन सा, ये वाला आर्क, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होगा म्यू नॉट आई थीटा, थीटा इज π/3 डिवाइडेड बाय 4πr, इसका रेडियस कितना है 2r, डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी भी इनटू द प्लेन, इसकी डायरेक्शन भी निकल के आएगी। तो सी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 म्यू नॉट आई बाय 12r प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 24r, डायरेक्शन दोनों की है इनटू द प्लेन। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी विल बी 11 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 24r, डायरेक्शन रहेगी अपनी इनटू द प्लेन। हो गया ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व, क्या ही रॉकेट साइंस थी भाई इसमें, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो, ये एक पिज्जा की स्लाइस है, उसी तरह का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे मैं बताना है सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक बात समझने वाली ये है कि ये जितने भी स्ट्रेट वायर्स हैं, इनकी वजह से सी पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, उसके लिए एक एक्सियल पॉइंट है। तो देखो भाई, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है सेंटर पे, हर एक आर्क कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा π/6। तो अगर एक 60 डिग्री का आर्क है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट आई थीटा, थीटा इज π/6 डिवाइडेड बाय 4πr, तो कितना होता है ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 24r। बात समझ में आ रही है भाई। ओके, तो पहले अगर हम देखें, पहले हम देखते हैं ये जो छोटा वाला आर्क है, छोटे वाले आर्क का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो इसकी वजह से अगर मैं देखूं सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 24r, डायरेक्शन अगर तुम देखोगे ये आएगी आउट ऑफ द प्लेन। फिर हम देखें ये 2r रेडियस का जो आर्क है, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 24 इंटू 2r, डायरेक्शन अगर देखोगे ये आएगा इनटू द प्लेन। और फिर जो सबसे ऊपर बचा है उसकी वजह से होगा म्यू नॉट आई बाय 24 इंटू 3r, और इसकी डायरेक्शन भी आएगी आउट ऑफ द प्लेन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आउट ऑफ द प्लेन वाली डायरेक्शन है, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 24r, इसको कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस में 1/3। तो ओवरऑल आंसर सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 5 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 144r, डायरेक्शन रहेगा अपना आउट ऑफ दिस प्लेन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, अपने को क्या है, दो रिंग दे रखी है, और वो रिंग इस तरह से है कि मान लो एक रिंग है अपने पास अगर XZ प्लेन में, तो एक रिंग है XY प्लेन में, मतलब दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी गई हैं, और हमने बोला गया है कि दोनों रिंग का सेम रेडियस है, दोनों में सेम करंट ही फ्लो होता है, और दोनों का सेम सेंटर है। तो हमें ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा सेंटर पे। ओके, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लो दोनों लूप से। मान लो इसमें करंट आई इस तरह से फ्लो हो रहा है, और इसमें करंट आई जो फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है। ओके, अगर मैं ब्लू वाले की वजह से सी पर मैग्नेटिक फील्ड देखूं, तो मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा करंट की डायरेक्शन में, तो जो मेरा थंब है वो प्लस वाई के अलोंग आ जाएगा, इसको बोल देते हैं B1। ओके, अब येलो वाले की वजह से देखूं, फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ आ जाएगा, डेट इज B2। दोनों का ही मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ही रिंग क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब B1 की वैल्यू B2 के बराबर है। लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ B0, और B0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B0 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2r। तो जो अपना सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा ये अपने पास, √2 टाइम्स ऑफ B0, दैट इज √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। बात समझ में आई भाई। अगर ये तीन रिंग होती और तीनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती, तो हम क्या बोलते कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाता, उस केस में √3 V0 हो जाता है ना भाई। तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये प्रॉब्लम भी जेई मेन और नीट दोनों में ही पूछा हुआ है।
नेक्स्ट अपन चलते हैं एरोडोव लेवल प्रॉब्लम पे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक स्पाइरल दे रखा है और स्पाइरल में काफी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं और आपस में बहुत ही कम स्पेसिंग है। जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया इस तरह से है कि बहुत ही कम स्पेसिंग है टर्न्स के बीच में। हमें बोला हुआ है कि इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, टोटल टर्न्स है एन और बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, और हमें ये बताना है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा स्पाइरल के। तो ये स्पाइरल स्पाइरल कुछ नहीं है, ये एक रिंग की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे जिसका रेडियस ओवर द टाइम या ओवर द डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें x पे जाके dx थिकनेस की एक रिंग ले लेनी है, पतली सी स्ट्रिप ले लेनी है, सर्कुलर स्ट्रिप है ना। तो कहाँ पे लेनी है वो, x पे जाके dx थिकनेस की। तो भाई हम क्या गए, x पे जाके dx थिकनेस की एक रिंग टाइप बना लेते हैं। तो वही रिंग मैंने यहाँ पे बना ली है, कहाँ पे बनाई है, x पे जाके dx थिकनेस की एक रिंग बना ली है ना। और मान लेते हैं इस रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, dn नंबर ऑफ टर्न्स है। तो देखो भाई टोटल टर्न थी n, टोटल टर्न कितनी थी n, और वो बिखरी हुई थी b माइनस ए लेंथ के अंदर। तो हम बोलेंगे dn टर्न्स जो होंगी वो बिखरी हुई होंगी dx लेंथ के अंदर। तो मतलब dn की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास आएगी n ओवर b माइनस ए इंटू में dx। तो इस एलिमेंटल रिंग की वजह से अगर मैं छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड देखूं सेंटर पे, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। इसका रेडियस कितना है x, और सिंस इस रिंग में कितनी टर्न्स है dn, तो dn से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2x इंटू एन अपॉन बी माइनस ए इंटू dx। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आएगा अपना सेंटर पे, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू आई एन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ b माइनस ए इंटू में dx अपॉन x। अच्छा x की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करेंगी, a से लेकर b। तो c पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा तुम्हारा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x, a से लेकर b है ना। तो सी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे भाई dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, और ln b माइनस ln a हो जाएगा लिमिट रखने के बाद। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये तुम्हारे पास, ये बन जाएगा ln b अपॉन में n a। तो यही हो गया अपना सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इजीली अपन ने कर लिया। सेम टाइप का सवाल जेई एडवांस में भी तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब पुराना जब जेई एडवांस होता था उस टाइम पे, आई थिंक जेई 2011 में पूछा गया है हमसे इस सेम टाइप का प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सेम। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग। अब इसकी एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो भाई एक रिंग रखी हुई थी है ना, पहले मान लो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई थी। अब मैंने क्या किया, इसको एक्स जेड प्लेन में रख दिया या फिर इसको खड़ा करके रख दिया है ना। तो देखो भाई हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पर, इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इसकी एक्सिस पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें देखना है। तो उसे देखने का तरीका क्या है कि हम लेंगे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मान लो मैंने एक इधर लिया करंट एलिमेंट, क्या आईडीएल, यही तो होता है करंट एलिमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर जब हम इसको रोटेट करेंगे, इसको जब टर्न करेंगे, तो इस तरह से तुम्हें रिंग होगी, मान लो पतली सी रिंग है, यहाँ से ऐसा लगेगा करंट तुम्हें जैसे बाहर निकल के आ रहा है, लगेगा या नहीं। तो वही करंट मैंने यहाँ पे बना दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर निकल के आया है, तो ये हो जाएगा आईडीएल। ऐसे ही एक एलिमेंट लेंगे जस्ट इसके अपोजिट नीचे की तरफ, वो भी आईडीएल है। यहाँ पर ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे अगर तुम रिंग बना रहे हो, करंट इधर की तरफ एंटर कर रहा है, अंदर की तरफ घुस रहा है इसमें। ओके, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या करंट एलिमेंट होगा, सॉरी करंट एलिमेंट ऐसे अंदर की तरफ हमें लेना पड़ेगा, कितना, आईडीएल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों करंट एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे उस पॉइंट से जहां पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। बात समझ में आ रही है। और इस वाले डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ स्मॉल आर। ओके, अब ध्यान से समझना भाई, अभी हमें देखना है इन दोनों एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे, थंब को अपना आउट ऑफ द स्क्रीन रखो, थंब को आउट ऑफ द स्क्रीन रखो और फिंगर्स को पॉइंट करो पी पॉइंट की तरफ। देन द पुश ऑफ योर पाम, पुश ऑफ योर पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हारा पाम इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ओके, और एक बात हमें याद है बायट-सैवर्ट लॉ से, कि जो इस वाले करंट एलिमेंट की वजह से जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जाने वाली है। बात समझ में आई। सेम नीचे वाले केस में भी तुम क्या करोगे, थंब को इनटू द स्क्रीन पॉइंट करोगे, फिंगर्स को पी पॉइंट की तरफ पॉइंट करोगे, तो जो तुम्हारा पाम के पुश की डायरेक्शन है वो कुछ ये डायरेक्शन निकल के आने वाली है, इस तरह से इस आर के परपेंडिकुलर। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो भाई ऊपर वाले वायर की वजह से कैसे आई थी, ऊपर वाले करंट एलिमेंट की वजह से कुछ इस तरह से, और नीचे वाले करंट एलिमेंट की वजह से कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया। ओके,
यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है नीचे। ओके, मान लो ये एंगल अपने को थीटा दे रखा है, ये नीचे वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, सिमेट्रिक सिचुएशन है। अब एक चीज मेरे को ध्यान से बताना, मान लो इसको मैं लिख दिया डीबी और ये भी था अपना डीबी, है ना। अब मैं थोड़ा सा थीटा वीटा तुमसे पूछूंगा। ये 90 डिग्री है पूरा एंगल, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और भाई ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा एक एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये समझ में आया हमें, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी क्या हो गया थीटा। अब इस डीबी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम, एक हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट दैट इज डीबी कॉस थीटा, और एक एक्स के अलोंग आ जाएगा, वो क्या आएगा डीबी साइन थीटा। सेम नीचे वाले का भी एक्स के अलोंग कितना आएगा डीबी साइन थीटा, और माइनस वाई के अलोंग कितना आएगा इसका, ये आएगा डीबी कॉस थीटा। तो एक चीज तुम्हें दिख रही होगी पी पॉइंट पे, ये डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डीबी साइन थीटा की वजह से आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे डीबी साइन थीटा को ऐड करते चले जाएंगे, और वही ऐड करने का तरीका क्या है अपने पास इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा एक और छोटी मोटी बात है यहाँ पे, जैसे आर की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ या आर ही बोलूँ, आर की वैल्यू पाइथागोरस से तुम बोलोगे सर ये होगी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे तुमसे साइन थीटा लिखवाऊँ, साइन थीटा की वैल्यू तुम बोलोगे सर ये होगी कैपिटल आर बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, इस वाले ट्राइंगल को यूज करके मैंने ये सब लिखा है। बात समझ में आया भाई। अब यहाँ पे देखो, पहले ये बताओ मेरे को कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। डीएल वेक्टर इनटू द प्लेन है, आर वेक्टर इस तरह से, तो भाई दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। समझने के लिए ऐसा करना, एक पेन रख लेना, एक पेन स्क्रीन के परपेंडिकुलर या कॉपी के परपेंडिकुलर, और एक पेन रखना आर के अलोंग कॉपी के प्लेन में, तो तुम देखोगे दोनों प्लेन में एंगल दोनों पेन में जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एंगल है, एंगल किस किस के बीच का, एंगल जो कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का है, ये एंगल अपने पास निकल के कितना आ रहा है, ये एंगल निकल के आ रहा है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से मेरी डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीबी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, नेट मैग्नेटिक फील्ड एक तो साइन कंपोनेंट की वजह से, है ना। तो एक काम करो, इसमें साइन 90 को भी 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर को भी तुम लिख दो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 इंटू में क्या रहेगा तुम्हारा डीएल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा पी पॉइंट पे, इट इज ड्यू टू साइन कंपोनेंट। ठीक है, साइन कंपोनेंट की वजह से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। भाई क्योंकि नेट क्या करूंगा मैं, डीबी साइन थीटा डीबी साइन थीटा डीबी साइन थीटा सबको ऐड करते रहेंगे, वही ऐड करने का तरीका क्या है इंटीग्रेशन। ठीक है, एक बात हम यहाँ पे जरूर नोट करेंगे, डेट नेट फील्ड जो कि पी पॉइंट पर है, नेट फील्ड एट पी इज ड्यू टू किसकी वजह से, जल्दी बताओ, ये है सिर्फ बी साइन थीटा की वजह से, इज ड्यू टू बी साइन थीटा कंपोनेंट्स ओनली। आज समझ में आ गई भी, नेट फील्ड पी पॉइंट पे सिर्फ डी बी साइन थीटा की वजह से। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं, फिर ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू अभी ऊपर लिखी थी अपने आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2, है ना। और क्या बचेगा इंटीग्रेशन में डीएल और बच जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो भाई, आई अपना कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, 4 पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, रेडियस भी क्या है कांस्टेंट, और x एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देख रहे हैं ना भाई, x की वैल्यू थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देख रहे हैं, तो x भी कांस्टेंट। चेंज क्या कर रहे हैं हम, अलग अलग जगह पे करंट एलिमेंट लिए जा रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल पे जाएगा अपना, किस पे जाना है इंटीग्रेशन डीएल पे जाएगा। तो रोल ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल तुम्हें क्या दे देगा, ये देगा तुम्हें टोटल लेंथ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ने मेरे को दिया 2 पाई आर। तो रोल नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो ये आ जाएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज्ड पावर 3/2। ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्रेशन बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन तुमसे पूछ ले जाते हैं।
तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। अच्छा, अगर कोई तुमसे बोल दे कि इस लूप में n टर्न्स है, n टर्न हो गए तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को बस n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना, क्या ही बड़ी बात है भाई। ओके, तो नेक्स्ट वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने पास कि अगर लूप के पास n टर्न है तो b एट एक्सिस इज n से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे लूप के सेंटर पे क्या आने वाली है वैल्यू इस फॉर्मूले से। लूप के सेंटर पे x की वैल्यू हो जाएगी 0। x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे तुम 0 पुट करोगे, कहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये कितना बन जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब जाएगा तो आर बच जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। मतलब बिल्कुल सही बात है भाई, लूप के सेंटर पे कितना होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। तो यहाँ से पता भी लग रहा है बी एट इट्स सेंटर विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और सेम हमने ऊपर भी डिराइव कर चुके हैं एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है बी वर्सेस एक्स का ग्राफ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, लूप के सेंटर पे मैक्सिमम होता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2r। फिर दोनों साइड तुम कहीं भी जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो ये तुम्हें याद रखना होगा बी वर्सेस एक्स ग्राफ, इसको हम बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं, ऐसा शेप्ड कर्व बोलते हैं बेल शेप्ड, है ना, बेल की शेप का है ना ये। तो और इसमें ये याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट हमें डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन किधर होगी। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, है ना, इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आ रहा है अपना, राइट की तरफ। सेम इस पॉइंट पर भी किधर रहेगा, राइट की तरफ रहेगा, है ना। इस वाले केस में देखोगे फिंगर्स को कर्ल करके तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है लेफ्ट की तरफ, तो इधर भी इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई फील्ड पैटर्न, ये फील्ड पैटर्न तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया जाता है बनाने के लिए सीबीएसई वगैरह में। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो सीबीएसई में पूछी जाती है वो है भाई ये वाली डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। सीबीएसई में ऐसा मान लो लगभग 90% डन ही होता है कि पूछ ली ही जाती है हर बार, तो तुमसे भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान से करके जाना सीबीएसई में इस डेरिवेशन। ओके, और क्या पूछा जाता है, फिर बोला जाता है कि फील्ड पैटर्न बनाओ, तो ये भाई फील्ड पैटर्न होता है, इसकी वजह से ये तुमने क्लास 10th वगैरह में भी बनाया होगा। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर लूप्स बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी सर्कुलर लूप नहीं बनाती। नेक्स्ट देखो भाई और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, हमें क्या करना था, हमें इस पार्ट में हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता है म्यू नॉट आई बाय 2r, बिल्कुल सही बात। एक्सिस पे भी पता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2। ओके, तो अभी मेरे को बी एक्सिस को लिखना है इन टर्म्स ऑफ बी एट सेंटर, तो मैं लिखूंगा बी एट एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, अब इधर से क्या कर रहा हूं मैं, आर क्यूब को कॉमन ले रहा हूँ, आर स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगी, तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा, मतलब इधर से क्या कौन बाहर आया, आर क्यूब, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल रेज़ पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो देखो भाई बी एट एक्सिस क्या निकल के आएगी तुम्हारे पास, बी एट एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगा भाई, आर स्क्वायर से आर क्यूब गया तो म्यू नॉट आई बाय 2r, दैट इज बी एट सेंटर। तो बी एट एक्सिस इज इक्वल टू बी एट सेंटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल रेज्ड पावर 3/2। तो ये हो गया बी एक्सिस और बी एट सेंटर के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या दे रखा है, इफ पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर पॉइंट काफी दूर है सेंटर से, मतलब x की वैल्यू बहुत ज्यादा है r के कंपैरिजन में, दैट इज x बाय r इज मच ग्रेटर देन 1, तो उस केस में क्या बोलोगे तुम कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। भाई x बहुत बड़ा है r के कंपैरिजन में, x बाय r बहुत बड़ा है 1 के कंपैरिजन में, तो 1 तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे यहाँ पे, तो रोल बाहर निकल के आएगा, क्या बाहर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, है ना। तो इस केस में अगर तुम देखोगे बी एट एक्सिस एक्स के साथ किस तरह वेरी कर रहा है, वो 1 बाय एक्स क्यूब के फॉर्म में वेरी करेगा जब पॉइंट बहुत दूर होगा, किधर से, लूप के सेंटर से। आज समझ में आ रही है। अच्छा, अगर पॉइंट बहुत पास हो जाएगा लूप के सेंटर के, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, तब हम बोलेंगे x की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी r से, तब हम बोलेंगे x बाय r बहुत कम होगा 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर से एक्सप्रेशन b एट एक्सिस इज इक्वल्स टू b एट सेंटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेज़्ड पावर कितना 3/2। इसको भी लिख लेता हूं मैं, b एट सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल रेज़्ड पावर -3/2, है ना। अब तुम जानते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है
उसको हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। बट कंडीशन ये होती है x बहुत कम होना चाहिए 1 के कंपैरिजन में, और यहाँ पर ये वाली बात ट्रू हो रही है क्योंकि जो x बाय आर है यही x का काम कर रहा है एंड इट इज मच लेस देन 1, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन इज वैलिड हेयर। तो हम बोलेंगे b एट एक्सिस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, b एट सेंटर 1 माइनस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से तुम्हारे पास मिलेगा ये b एट एक्सिस डिवाइडेड बाय b एट सेंटर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो रोल ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी एट एक्सिस डिवाइडेड बाय बी एट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा बी एट सेंटर माइनस बी एट एक्सिस डिवाइडेड बाय बी एट सेंटर, दिस इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। बी एट सेंटर माइनस बी एट एक्सिस, तो भाई ये किस चीज की बात कर रहा है भाई, इस तरह से अपने पास रिंग थी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर से बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे बी एट एक्सिस, उनके डिफरेंस या फिर हम बोले फ्रैक्शनल चेंज इन बी एट सेंटर, अगर हम थोड़ा सा मूव करते हैं सेंटर से, उसकी बात ये कर रहा है। ओके, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अगर तुमने थोड़ा बहुत एरर पढ़ा है इसी को हम क्या बोल देंगे, डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी एट सेंटर, दिस इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लेकिन वैलिड कब है, ये तब वैलिड है जब x बहुत कम होगा r के कंपैरिजन में, या फिर अगर हम बोलें कि जब डेल्टा b अपॉन बी एट सेंटर ये लेस देन 10% होगा तो ये अपना फॉर्मूला वैलिड है ना। और एक चीज याद रखना कि डेल्टा b क्या है तुम्हारा, डेल्टा b है b एट सेंटर माइनस b एट एक्सिस। बात समझ में आई भाई। अब कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं अपन। हमें बताना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस √3r फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप। एक लूप है उसकी एक्सिस पे √3r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, कुछ नहीं करना, बस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बी एट एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन काम करेगा इधर, √3r का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3 बाय 2, तो ये हो जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 2r का स्क्वायर एंड होल रेज्ड पावर कितना 3 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये तुम्हारे पास ओवरऑल आ जाएगा कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 16r। और समझ में आई, तो हो गया भाई, बहुत ही सिंपल था, क्या ही दिक्कत है। नेक्स्ट देखो तुम्हें क्या दे रखा है यहाँ पे, बोला हुआ है एक करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू अ रिंग। भाई एक वायर था उसको तुमने रिंग बना दी, फिर उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी बी नॉट एट इट्स सेंटर, उस रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट, and if this wire is converted into a ring having n turns then magnetic field at center of new ring or coil will be। बोला अगर हमने उस वायर को एक नए रिंग में बदला जिसमें n टर्न्स थे, तो बोला उस नए रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पहले बात करते हैं हम, जब अपने पास पहली बार अपन ने एक रिंग बनाई थी, इसका रेडियस कितना था, मान लेते हैं रेडियस r था इसका, इसको हमने l लेंथ से बनाया है ना। हम मान रहे हैं लेट l बी द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, जो भी ओरिजिनल वायर था जिसकी हेल्प से हम ये रिंग वगैरह बना रहे हैं उसकी लेंथ है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि L इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और मैं R को क्या बोल सकता हूँ भाई, L अपॉन 2 पाई। ये बोला है कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है भाई, वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और उसी की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, बी नॉट, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2l इंटू 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी नॉट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, बी नॉट की वैल्यू निकल के आ रही है म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाय एल। अब तुमने क्या किया, इसको एक रिंग के फॉर्म में बनाया, नई रिंग, लेकिन रिंग में एन टर्न्स है, कितनी टर्न है भाई, एन टर्न्स है इसके अंदर, और इसका रेडियस भी चेंज हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है आर डैश हो गया होगा। अब बोलेंगे हम एल लेंथ किसके बराबर होगा, एन टर्न्स के सरकमफेरेंस के बराबर, एन इंटू 2 पाई आर डैश। तो इस बार आर डैश की वैल्यू कितनी आई, एल अपॉन 2n पाई, है ना। अब अगर मैं बोलूं इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डैश बोल देते हैं। ओके, तो बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई, करंट आई फ्लो हो रहा है इस बार भी, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर डैश, और इसमें एन टर्न्स है इस बार, तो एन से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, म्यू नॉट आई बाय 2 आर डैश की वैल्यू एल इंटू 2n पाई इंटू में n, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, ये आ रही है म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाय एल इंटू एन स्क्वायर, मतलब बी डैश बी एट सेंटर वो कितना हो चुका है, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी नॉट। अगर तुम्हारा मन करे
तो तुम इस एक्सप्रेशन को याद भी कर सकते हो फास्ट कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, क्योंकि मेंस में हो सकता है कि वो बोल दे 4 टर्न बना दिया, 5 टर्न बना दिया, तो सीधा n की वैल्यू रखेंगे, सीधा आंसर आएगा। ओके, या फिर तुम डिराइव कर सकते हो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। बोला फाइंड द पोजीशन on the axis of current carrying circular loop where magnetic field shows a fractional decrease of 0.5% with respect to center। मतलब इनिशियली अपन रिंग के सेंटर पे बैठे हुए थे, फिर हम थोड़ा सा ही डिस्टेंस गए सो डेट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया 0.5% का। मतलब ये तो डेल्टा बी बाई बी वाले फॉर्मूले को यूज कराना चाहता है, तो डेल्टा बी बाई बी ही उसने तुम्हें दे रखा है कितना, 0.5%, और ये हो कितना जाएगा 0.5 बाई 100, दैट इज 5 बाई 1000, या फिर बोले तो 1 बाई 200। और डेल्टा बी बाई बी होता कितना था, ये होता था 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 200। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 300। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइडेड बाय 10√3। मतलब इतना डिस्टेंस जाने पे मैग्नेटिक फील्ड 0.5% कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, जिससे बार बार मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।